ऐसा भी देखते हैं कि 15-15, 16-16 घंटे की पढ़ाई करते हैं बच्चे, वो लोग भी क्रैक नहीं कर पाते यूपीएससी की परीक्षा। तो उनको क्या करना चाहिए ऐसा कि वो क्रैक कर पाएँ? सिस्टमैटिक प्लानिंग करेंगे और मेहनत करेंगे तो मंजिल आप ज़रूर पाएँगे। साइबर क्राइम में एक तो प्रॉब्लम ये है ऑफ कोर्स एरियाज़, इट इज़ नॉट जस्ट कि दिल्ली में वो क्रिमिनल बैठा है और वो ऑपरेट करता है, वो कहीं से भी बैठ के वो ऑपरेट कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने एक स्टूवैक, एक स्पेशल यूनिट बनाया हुआ है जो कि विमेन रिलेटेड क्राइम और प्रॉब्लम्स जो है उसको हैंडल करता है। हमारे जितनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस, उनके साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं और जिसमें कि महिलाओं को दिल्ली पुलिस अपने साथ जोड़ती है। दिल्ली पुलिस एक दिन में तकरीबन 15,000 से ज़्यादा पीसीआर कॉल्स हम लोग रिसीव करते हैं और उनको हैंडल करते हैं और हमारा रिस्पांस टाइम ऑफ पीसीआर वैन्स इज़ वेरी वेरी गुड। एक सोशल मीडिया के एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर हमारे पास है जिससे कि हम एक आम आदमी, एक आम नागरिक को पुलिस की परसेप्शन और छवि को चेंज करने में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं राजनीति.com। यूपीएससी की परीक्षा में कई सारे युवा भाग लेते हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में पास हो पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज हमारे जो मेहमान हैं, उन्होंने साल 1990 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और इस वक्त दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। हमारे मेहमान हैं संजय सिंह साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, हमें आपका जो सफ़र है उसके बारे में थोड़ा बताएं। कैसे आप यूपीएससी की परीक्षा आपने पास की, किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला और मोटिवेशन कैसे मिली? मेरे को ध्यान पड़ता है 1982 में मैंने हिंदू कॉलेज ज्वाइन किया था। हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स वहाँ पे किया था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उस वक्त जो माहौल जो था, कई सारे खासकर ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप के अंदर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स होते हैं, तो हम लोग के कई सारे सीनियर्स भी थे जो कि एग्ज़ाम ले रहे थे। सो इट वाज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। उन सबको देख के और एक जज्बा ज़रूर होता है सब में एक आईएएस आईपीएस बनने का, तो तभी ठाना कि हम लोग भी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो सर, आईपीएस ही आपको मौका मिला था या फिर आईएएस भी बन सकते थे अगर आप चाहते तो? नहीं, अगर मैं और अटेम्प्ट लेता तो हो सकता था, बट आई वाज सैटिस्फाइड आफ्टर आई गॉट इनटू द पुलिस सर्विस। आजकल लेते हैं लोग, आप पाएंगे कई सारे लोग हैं जो कि कई अटेम्प्ट्स लेते हैं इवन आफ्टर गेटिंग इनटू आईपीएस, बट आई वाज क्वाइट हैप्पी आफ्टर हैविंग गॉट इनटू आईपीएस एंड इट्स बीन अ वेरी सैटिस्फाइंग करियर। सर, कितनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है एक आईपीएस बनने के लिए? ये वर्दी पहनने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है? देखिए, कंपटीशन बहुत सख्त है एंड बहुत लोग बैठते हैं, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर एक शख्स को जो भी ये एग्ज़ाम लेता है, इसमें लक फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है। तो हताश नहीं होना चाहिए, वन शुड परसिवियर। कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आपने सोचा है कि मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, तो डू नॉट गिव अप। इफ यू फेल अगेन टेक एन अटेम्प्ट until unless you succeed. Perseverance will pay, and of course hard work, dedication, sincerity, ये तो आवश्यक है ही। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम भी जब मुखर्जी नगर या कहीं जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे काफ़ी तैयारियां करते हैं और ऐसा भी देखते हैं कि 15-15, 16-16 घंटे की पढ़ाई करते हैं बच्चे, वो लोग भी क्रैक नहीं कर पाते यूपीएससी की परीक्षा। तो उनको क्या करना चाहिए ऐसा कि वो क्रैक कर पाए? कोर्ट कोर्स जो है वो अनलिमिटेड है एक तरीके से अगर आप देखें तो। प्लानिंग इज अ मस्ट, हाउ यू प्लान फॉर ऑल योर ऑप्शनल्स एंड द एग्जाम। तो आपके सीनियर्स हैं, अब आजकल कोचिंग एकेडमीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो हैं उनसे बातचीत करें एंड प्लान फॉर द एग्जाम। एंड अगर आप सिस्टमैटिक प्लानिंग करेंगे और मेहनत करेंगे तो मंजिल आप जरूर पाएंगे। सर, फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है इसमें? फैमिली सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बिना पेरेंटल सपोर्ट के अगर खासकर, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एज सब
पेरेंट्स आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई जॉब में उस एज में आपको कोई मिल गई हो। सो अगर आपको, एंड इफ यू डू नॉट क्लियर इन द फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, देन ऑफ कोर्स पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, अगर आपके साथ के लोग हैं अगर कोई निकल जाएं और आप ना निकल पाएं, जैसे हम लोग के साथ में कईयों के साथ, तो काफ़ी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक स्ट्रेस तो रहता है, परंतु इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप स्ट्रेस से बाहर निकल के कैसे आप अपने को हैंडल करते हैं वो आप सीखते हैं। सर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? Like my father, he worked in the Indian Railways. He was the chief engineer. So it was a transferable job. So he's been posted in South India, in UP, Assam, all the places, Maharashtra. So that way we saw quite a bit of India. सर आईपीएस बनने के बाद पहली पोस्टिंग आपको एसीपी के तौर पे मिलती है आमतौर पे, उसके बाद आप डीसीपी भी जाते हैं बन के, और धीरे धीरे आपकी जो प्रमोशंस होते हैं आप अलग अलग एक्सपीरियंस लेते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स दिल्ली पुलिस के हैंडल करते हैं। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी, किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा, और उसके बाद कैसे रहा सफर? देखिए, पहली पोस्टिंग तो मेरी थी मिजोरम में। आई वाज एडीसी टू द गवर्नर मिजोरम ओवर देयर, और एक साल रहने के बाद आई गॉट पोस्टेड टू दिल्ली। सो देन देयर आफ्टर इन दिल्ली माय फर्स्ट पोस्टिंग वाज एज एसीपी रोहिणी। तो एज एसीपी रोहिणी मेरे को ध्यान है, इट वाज अ सब डिवीजन व्हिच वाज न्यूली क्रिएटेड, नया बना था। और रोहिणी उस वक्त एट दैट टाइम जब मैं आया था दिल्ली, तो बिल्कुल ही वीरान, बिल्कुल खाली होती थी। एंड जो हम लोग का थाना जो था वो भी एक टेंट में था उस वक्त पे। तो काफ़ी चैलेंजिंग था, बिकॉज शालीमार बाग, जहांगीरपुरी जैसे एरियाज थे उसमें। जहांगीरपुरी आप जानते ही हैं, जो दिल्ली वासी जो होंगे कि उसमें जो इश्यूज वहाँ पे काफी चैलेंजिंग होता है। जो वहाँ पे थे। सो सेटिंग अप द सब डिवीजन नए तरीके से और इस सबको हैंडल करना, इट वाज क्वाइट गुड। उस समय डिस्ट्रिक्ट्स भी काफी कम होती थी, अब तो डिस्ट्रिक्ट्स 15 हो गई हैं। हाँ जी, एट दैट टाइम टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी, एंड दैट वाज नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। इनफैक्ट एसीपी रोहिणी के बाद आई वाज एडिशनल डीसीपी वेस्ट फॉर नियरली 3 years, and then also डीसीपी नॉर्थ वेस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उसी एरिया में जो आपका, अगर आप देखें, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है काफ़ी क्राइम प्रोन एरिया माना जाता है दिल्ली का। एंड लाइक ड्यूरिंग आवर टाइम्स इन नॉर्थ वेस्ट, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी वर देयर इन नॉर्थ वेस्ट। एंड आपका नरेला, बवाना, अलीपुर वाला जो आपका रूरल बेल्ट जो एरिया है, वहाँ पे भी काफ़ी क्राइम एंड क्रिमिनल्स का एक्टिविटी रहती है। तो इन टर्म्स ऑफ पुलिसिंग स्पेशली, उसमें सब आपको, एक तो रूरल पुलिसिंग आपको करने को मिलती है, साथ साथ जो आपका ये जो अशोक विहार, मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर वाला जो बेल्ट जो है, ये आपका काफ़ी एफ्लुएंट है। तो काफ़ी क्राइम आप देखेंगे कि वहाँ कुछ लोग आके जिधर से वारदातें यहाँ पे काफ़ी होती थी। एक लंबा समय आपने दिल्ली पुलिस को सर्व किया है। जब आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन की, मतलब जब पुलिस में आए थे, उस समय में और आज में कितना डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी वाइज, मैन पावर वाइज? देखिए, अगर देखें, जैसे मैंने बताया, तो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन बहुत बड़ी है दिल्ली में। अब आप अगर चले जाइए, पूरा रोहिणी अब इनफैक्ट एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है, फुल फ्लेज्ड, जो कि एक सब डिवीजन था। सो population has grown, number of vehicles have increased manifold। दिल्ली में जो vehicular population जो है, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, तीनों के आप व्हीकल्स जोड़ दें, उससे ज़्यादा व्हीकल्स हैं हम लोगों के यहाँ दिल्ली में ही। साथ साथ आप देखें तो, बिकॉज दिल्ली बीइंग द कैपिटल, इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। कई रूरल एरियाज से वो लोग दिल्ली आते हैं लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, काम ढूंढने के लिए। तो आना जाना लगा रहता है लोगों का। तो क्राइम का भी उसी हिसाब से, कुछ लोग यहाँ क्राइम करके फिर उसके बाद दे अगेन गो बैक टू देयर अपने स्टेट्स वापस चले जाएं।
तो चैलेंजिंग हो जाता है, खासकर अगर कोई वारदात होती है फिर उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब लिंक्स निकलते हैं, सो देन रेमिफिकेशंस कई सारी उसके अंदर आ जाती हैं, तो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। सर आप एजीएम यूटी ऑफिसर हैं, आपने अलग अलग स्टेट्स में सर्व किया है, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और दूसरी यूनियन टेरिटरीज में भी। हर स्टेट का अपना एक अलग क्राइम होता है, हर तरीके का एक तरह से ना क्राइम का परिवेश होता है अलग अलग। तो आपको क्या लगता है, आपने तमाम स्टेट्स में काम किया है, दिल्ली में और दूसरे स्टेट्स में क्या डिफरेंस है? दिल्ली इन टर्म्स ऑफ बीइंग द कैपिटल, आपका सारी एम्बेसीज यहाँ पे हैं। मीडिया का आप देखें, सारा मीडिया, ऑल नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, उसकी प्रेजेंस दिल्ली में हमेशा रहती है। कोई भी छोटा इंसिडेंट हो जाए, स्पेशली न्यू दिल्ली के एरिया में और इवन साउथ दिल्ली फॉर दैट मैटर, इट रियली कैचेस द अटेंशन ऑफ द मीडिया एंड सब जगह एवरीबडी इज क्यूरियस, क्या हालात क्या हैं, बात क्या है। तो उस परिवेश में आप देखें तो ऑफ कोर्स दिल्ली का जो चैलेंजेस और क्रिमिनल इसको टैकल करना एंड बाहर के स्टेट्स में ऑब्वियसली क्राइम का जो स्केल है वो इतना नहीं होता। और इवन लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात आती है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका जो लोग, जैसे व्हेन आई वाज स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर वेस्टर्न जोन, तो फार्मर्स एजुटेशन हम लोगों ने हैंडल किया। तो फार्मर्स एजुटेशन में नियरली लैक्स ऑफ फार्मर्स इट कम, और हम लोगों ने उनको दिल्ली के टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर उनको रोका था, और वो 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे रहे। सो उसका चैलेंज, उसको फिर ऑर्गेनाइज कराना, पुलिस फोर्स का मोबिलाइजेशन, उनका लॉजिस्टिक्स जो उनको देखना, तो एक बहुत बड़ा एक पुलिसिंग चैलेंज और एक एक्सरसाइज हो जाता है। इसके अलावा सर आपके पास करीब 5-6 डिपार्टमेंट्स आप अभी हैंडल कर रहे हैं, लीगल, लाइसेंसिंग, मीडिया परसेप्शन, इसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। इतने सारे डिपार्टमेंट्स को कैसे आप टैकल कर पाते हैं, किस तरीके से आपका चलता है सर? ऑल ऑफ देम आर चैलेंजिंग असाइनमेंट्स। लाइक अभी टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस का हम लोग हैंडल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर साइबर सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हम लोगों ने टेक ओवर किया हुआ है इस वक्त, एंड उसके अंदर नियरली 9,000 कैमराज आर गोइंग टू बी सेट अप ऑल ओवर दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग उसमें यूज करेंगे जिससे कि क्रिमिनल्स की पहचान हो सके और हम लोग अपना रिस्पॉन्स बेटर कर सकें। तो कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, कई सारे नई चीज़ें जो उभर के आ रही हैं विच विल हेल्प अस इन पुलिसिंग। ये सारे जितनी आपकी ये सब चीज़ें, दे डू एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। एंड जो हमारा बीट कांस्टेबल जो है, वो आजकल हमने उसको आम किया हुआ है ई बीट बुक के साथ। तो कोशिश ये भी रहेगी कि वो जो ई बीट बुक जो है उसको हम इंटीग्रेट करके अपने इस पूरे जो ये आर्किटेक्चर जो हमारा टेक्नोलॉजी का जो हम क्रिएट कर रहे हैं, क्राइम क्रिमिनल नेटवर्क का जो ट्रैकिंग सिस्टम जो सेटअप किया गया है, एंड AFPIS हम लोग ने सेटअप किया है, तो उन सब चीज़ों को जोड़ के एक ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर होगा जिससे कि बेहतर पुलिसिंग हम दिल्ली शहर को दे पाएंगे। सर समय समय के साथ दिल्ली पुलिस जो है लगातार एडवांस होती गई है और स्मार्ट पुलिस दिल्ली पुलिस को कहा जाता है। दूसरे स्टेट्स की जो पुलिस है उनसे ज़्यादा काफ़ी एडवांस मानी जाती है। टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम बात करें, वेपन वाइज अगर हम बात करें, तो अभी कोई आपको क्या लगता है आने वाले समय में और भी ज़्यादा एडवांस दिल्ली पुलिस होगी? और फिलहाल जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो और स्टेट्स के मुकाबले कितनी ज़्यादा एडवांस्ड है? नहीं, जैसे बताया, हम लोग जो ये नया प्रोजेक्ट है साइबर सेफ सिटी प्रोजेक्ट कवरिंग एंटायर दिल्ली, इसमें सारे हमारे जो CCTV कैमरास जो अभी हैं उनको भी कोशिश की जाएगी जोड़ने की, और नए हम लोगों ने सर्वेज करा के उनको सेटअप करेंगे। सो दैट वो एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस ने हमेशा लीड ली है कोई भी टेक्नोलॉजी के बाबत जो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं। हम लोगों का जो आप लाइसेंसिंग विभाग में देखें, कोशिश ये रही है कि जितने हमारे सर्विसेज जो हम अपने सिटीजन्स को देते हैं, नागरिक को देते हैं, तो उनको ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जाए। तो आपका आर्म्स लाइसेंस हो, और चाहे आपका ईटिंग हाउस, होटल्स और गेस्ट हाउसेस का जो एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसमें कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ईज ऑफ बिजनेस के लिए, और साथ साथ कि उनको इंटरेक्शन जो है वो कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन रहेगा, तो
जो फैसिलिटेशन जो होगा वो बेहतर रहेगा, वो हमारी कोशिश है। इस समय सर दिल्ली पुलिस के सामने आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि साइबर फ्रॉड्स लगातार बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं रोज़ाना लगभग साइबर फ्रॉड्स होते हैं और कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं जिनके फ्रॉड्स हो जाते हैं। कई सारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं या रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से टैकल करना चाहिए? हालाँकि दिल्ली पुलिस कर रही है ऑलरेडी टैकल। मेरे को याद पड़ता है कोविड का टाइम था, जैसे ही कोविड शुरू हुआ, इनिशियल इमीडिएटली कई सारी कंप्लेंट्स आई हम लोगों ने जो फेस की, और जिसमें कि बाहर के क्षेत्रों से, झारखंड के और बाकी जो स्टेट्स के जो हैं, वहाँ से लोग ऑपरेट करके इधर पे चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो या जो आपके रेमडेसिविर इंजेक्शंस को सप्लाई करने का मसला हो, तो एक साइबर क्राइम और चीटिंग का एक, तो उसको इनिशियली निब में तो उसको हम लोगों ने उसको रोका, और हम लोगों ने अपनी वहाँ पे टीम्स भी स्टेशन की कि तुरंत एक्शन हो सके। तो आई रिमेम्बर वी वर क्वाइट इफेक्टिव, और जो उस इफेक्टिव एक्शन के कारण कॉल्स आना और वो भी काफ़ी कम हो गया। तो साइबर क्राइम में एक तो प्रॉब्लम ये है, ऑफ कोर्स एरियाज, इट इज़ नॉट जस्ट कि दिल्ली में वो क्रिमिनल बैठा है और वो ऑपरेट करता है, वो कहीं से भी बैठ के वो ऑपरेट कर सकता है। तो ज़रूरी है कि एक तो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, वो हम काफ़ी कैंपेन्स हम लोग चलाते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बीट ट्विटर हैंडल्स या शॉर्ट फिल्म्स हो, फिल्म्स दिल्ली पुलिस करती है, एड्स हम लोग अखबारों में निकालते हैं अवेयरनेस जनरेट करने के लिए आम नागरिक के लिए, सो दैट, और साइबर क्राइम के कई कई पहलू हैं, बीट साइबर बुलिंग, साइबर फिशिंग, साइबर के आजकल अगर आप देखें तो अवेयरनेस जनरेट करना और आम नागरिक को वो सारी बातें जो डूज एंड डोंट्स जो दिल्ली पुलिस बताती है उस पे उसके बारे में ख्याल रखना, और अगर आपको लगता है, आपको सस्पिशन होता है, तो हम आज दिल्ली पुलिस ने अपने तमाम पुलिस स्टेशंस के अंदर एक साइबर पुलिस स्टेशन खोला है, तो आप वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं। इसके अलावा सर क्रिमिनल्स दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे आते हैं अलग-अलग स्टेट से, क्योंकि दिल्ली आस-पास 3-4 स्टेट से घिरी हुई है, राजस्थान, हरियाणा और इधर यूपी से भी। वो क्रिमिनल्स कितने ज़्यादा खतरनाक हैं, उनको वेपन्स भी सप्लाई होते हैं। इसके अलावा एक जो नार्कोटिक सब्सटेंस का मामला है, ये लगातार सामने आता रहता है क्योंकि नशा भी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा आता है बाहर से। देखिए, हाँ, ड्रग्स इज़ डेफ़िनेटली अ प्रॉब्लम, और ख़ासकर हमारे जो यंगस्टर्स जो हैं, स्कूल गोइंग और अपने कॉलेज गोइंग जो यूथ जो है हमारा, उसको एक तो अवेयर करना ड्रग्स के जो इल इफ़ेक्ट्स हैं, जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, जो आपके हेल्थ के साथ-साथ आपका जो करियर है और उसपे भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और साथ-साथ ड्रग्स की अवेयरनेस के साथ-साथ स्पेशल ड्राइव्स हम लोग चलाते हैं। ड्रग्स को जो भी हॉटस्पॉट्स जो दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ पे कि इस तरह का क्राइम और पेडलर्स जो हैं, जो कि एक्टिव रहते हैं, एंड रेगुलर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। सर इसके अलावा युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो इन सब चीज़ों से दूर रहें? यूथ के लिए एक तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं, काफ़ी सेशंस दिल्ली पुलिस करती है, और साथ-साथ एक स्पेसिफिक प्रोग्राम युवा करके हम लोगों ने चलाया है। इस युवा प्रोग्राम के अंतर्गत आप पाएँगे कि एनएसडीसी के साथ मिलके और मिनिस्ट्री ऑफ के साथ मिलके कोशिश ये है कि जो डेलिंक्वेंट यूथ हो और जुवेनाइल डेलिंक्वेंट खासकर जो हैं, तो उनको टैप करके कोशिश हो कि उनको कुछ ऐसे ट्रेड्स जो हैं उसमें एम्प्लॉयबल उनको किया जा सके, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए। 13 के करीब ट्रेड पार्टनर्स हैं जो हम लोग के साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम के तहत, और हाल फिलहाल में हम लोगों ने जो ट्रेनिंग दी है, करीब 500 यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको कि जॉब्स दिलाई गई है। तो प्रोसेस इज़ ऑन, और कोशिश हमारी ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नियरली 8,000 जो यंगस्टर्स जो हैं उनको हम लोग जॉब दिलाएंगे। सर ऐसे काफ़ी केसेस हमने देखे हैं बीच में जो जुवेनाइल्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है बड़े गैंगस्टर्स के द्वारा शूटिंग के लिए, मतलब एज अ शार्प शूटर यूज़ किया जाता है।
कोई ऐसी जगह पे जैसे कोर्ट के अंदर फायरिंग हो गई, वहां पर जब अरेस्ट किया जाता है तो पता लगता है तो जुवेनाइल है, तो उन जुवेनाइल्स को किस तरीके से आप समझाना चाहेंगे कि इस तरीके की गैंग्स में ना शामिल हों, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरीके से की जाती है, थोड़ा बताएं। देखिए, जुवेनाइल का जो है, जहाँ तक क्राइम का ताल्लुक है, अगर इंटेंशन, मोटिव और साथ साथ वो उसका जो बैकग्राउंड जो है, उसके अंदर कई सारी चीजें देख के आजकल जो उसने जो क्राइम जो करेगा, तो उसको उसी हिसाब से लीगली हैंडल करके, एंड जरूरी नहीं है कि उसको बेनिफिट ऑफ लॉ के तहत कि वो हमेशा बच ही जाए, तो उस पे भी काफी तवज्जो रहती है। और इस तरह के जो लड़के हैं, वो अगर आप पाएंगे का अनएम्प्लॉयड और कई सारे रूरल बेल्ट के अंदर एंटाइस होके या देख के कुछ इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, जो इसमें मीडिया का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है कि खासकर क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स उनको ज़्यादा हाईलाइट ना करें, उनके जो लाइफस्टाइल जो है या उनका जो जो वो अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, अगर आप उसको प्रोजेक्ट उस तरीके से करें जिससे कि बाकी लोग अट्रैक्ट हों क्राइम की तरफ, उस चीज़ पे हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर, इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो हमेशा उठ के आ जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने अब तक क्या कुछ किया है, और महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से खुद को बचाने की कोशिश करें। देखिए, विमेन रिलेटेड जो भी कार्रवाई दिल्ली पुलिस जो करती है, एक तो ऑफ कोर्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं हम लोग के महिला के लिए। हम लोग कई सारे हिम्मत ऐप है जो हम लोग को काफ़ी पॉपुलराइज कर रहे हैं अपनी जो दिल्ली पुलिस के अंदर लेडीज और खासकर आम नागरिक, उन 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 सब के लिए, अगर कभी किसी भी वो परेशानी में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, दे कैन गेट इन टच डायरेक्टली विद अस। साथ साथ दिल्ली पुलिस ने एक स्पूवैक, एक स्पेशल यूनिट बनाया हुआ है जो कि विमेन रिलेटेड क्राइम और प्रॉब्लम्स जो है उसको हैंडल करता है। हमारे जितनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस, उनके साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, और जिसमें कि महिलाओं को दिल्ली पुलिस अपने साथ जोड़ती है। अगर कोई भी क्राइम महिला के साथ खिलाफ होता है, तो दिल्ली पुलिस टेक्स इट ऑन अ प्रायोरिटी, और तवज्जो दी जाती है। क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल्स जो हमारे हर पुलिस स्टेशन में बने हुए हैं, वो काउंसलिंग करते हैं अगर कोई विक्टिम है उनकी, एंड कोशिश होती है कि उस केस को तुरंत से तुरंत फाइनलाइज किया जा सके और सख्त कार्रवाई उस क्रिमिनल के खिलाफ हो। सर, दो अंतिम सवाल है बस मेरे। अब ये किस्सा खाकी का किस तरीके से इसमें ये आपके दिमाग में आप आइडिया आया किस्सा खाकी का शुरू किया जाए? क्या जो आपके अंडर जो सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं दिल्ली पुलिस के अलग अलग थानों में या फिर अलग डिपार्टमेंट्स में, क्या उन लोगों को भी रिस्पेक्ट मिले या ऐसा कुछ? किस्सा खाकी का एक पॉडकास्ट सीरीज है जो कि दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। पहली बारी किसी पुलिस फोर्स ने इसको यूज किया होगा, और इसमें कोशिश हम लोग की ये रही है, व्रतिका नंदा हैं जो कि इसको इस सीरीज को का मेन फोर्स है बिहाइंड हम लोग के साथ साथ। और जो भी एग्जेम्पलरी जो काम, जो बढ़िया काम, जो आउटस्टैंडिंग वर्क जो दिल्ली पुलिस के हमारे ऑफिसर्स एंड मेन ने किया है, उसको हाईलाइट करना। और खासकर कुछ ऐसे काम जो कई बार आप अगर देखें, जो शायद मीडिया में उतने वो उसको इम्पोर्टेंस ना मिली हो, पर वो भी क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि दिल्ली पुलिस दर्शा सकती है, दिखा सकती है और लोगों को उसके बारे में अवेयर करा सकती है। सर, सोशल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंस मानते हैं आज के ज़माने में, क्योंकि दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय सोशल मीडिया पर? देखिए, आउटरीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली पुलिस हैज टू टच द लाइव्स ऑफ ऑल अराउंड, नॉट ओनली द कैपिटल बट पूरे अपने एनसीआर के रीजन में। तो जब तक हम लोग अपने जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी जो जो हम लोग का सिस्टम, जो आर्किटेक्चर, जो पुलिसिंग का जो हम लोगों ने इस शहर में जो बनाया हुआ है, चाहे वो हमारे पीसीआर की गाड़ियां हों, चाहे वो हमारे मोटरसाइकिल्स जो इलाके में चलती हैं, और जो हमारे पुलिस इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन बूथ जो हम लोगों ने बनाए हैं, तो उसके अंदर और साथ साथ अवेयरनेस एक इसलिए भी कि
आप अगर मानिए कि दिल्ली पुलिस एक दिन में तकरीबन 15,000 से ज़्यादा पीसीआर कॉल्स हम लोग रिसीव करते हैं और उनको हैंडल करते हैं, और हमारा रिस्पांस टाइम ऑफ पीसीआर वैन्स इज वेरी वेरी गुड। तो एक इमेज जो कि एक परसेप्शन आम आदमी की निगाह में कि पुलिस किस तरह से है और कैसा काम करती है, उसमें चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। इतना आप देखिए, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो या होली दिवाली होती हैं, बाकी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हों, 26 जनवरी, 15 अगस्त में आप मानिए उसकी तैयारी में कितने लोग और कितना टाइम बिताते होंगे, सो दैट कि वो जो हमारे फेस्टिवल्स और फंक्शंस जो हैं वो अच्छी तरीके से निभ जाएं। तो एक जो इमेज जो चाहे वो कॉलोनियल टाइम से बन के आई हो, और चाहे कुछ थोड़ा बहुत आई थिंक ये फिल्मों में भी जिस तरह से पुलिस को कुछ कई जगह दिखा देते हैं, तो उसमें बदलाव, उसमें चेंज, एक सोशल मीडिया के एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर हमारे पास है जिससे कि हम एक आम आदमी, एक आम नागरिक को पुलिस की परसेप्शन और छवि को चेंज करने में हम उसको यूज कर सकते हैं। सर, हमारा जो पोर्टल है राजनीति.com, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और हमारे फाउंडर्स के बारे में? राजनीति.com एक नया उभरता हुआ ये प्लेटफॉर्म आया है जो कि मिस्टर मनोज कुमार अग्रवाल और मोहित क्वाट्रा ने शुरू किया है। जरूरी है कि सिर्फ कुछ चंद जो आपके हैं इम्पोर्टेंट चैनल्स या उसके अलावा भी आजकल जो है कि यूट्यूबर्स का हो टाइम, या कई तरीके के जो और जो इंडिपेंडेंट व्यू रखने वाले चैनल्स, और जो जमीन पे जाएं, लोगों से मिलें और उसके बाद जो जमीनी हकीकत है उसको दिखाएं, तो एक वाइड वैरायटी होना जरूरी है। तो एक बहुत अच्छा एक कदम है। तो ये थे हमारे मेहमान आईपीएस ऑफिसर संजय सिंह साहब। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।